हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक तत्व चैप्टर का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रथम संक्रमण श्रेणियों के गुण। ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, 3D श्रेणी जिसे हम कहते हैं, 12th में केवल 3D श्रेणी है, केवल प्रथम संक्रमण श्रेणी है, इसलिए मैं उसी के गुण बता रही हूँ। 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी ये चलता है हायर स्टडीज में, लाइक BSc MSc में। तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो बाद में वो भी करा दूंगी, बट अभी फोकस हमारा 12th का है। तो 12th के लिए केवल प्रथम संक्रमण श्रेणी है, 3D श्रेणी है, तो उसी को हम शुरू करेंगे। देखिए, इसके जो गुण है वो एक वीडियो में पूरा नहीं होगा, वो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के कर रही हूँ। आज जैसे पहला पार्ट हम इसका पढ़ ले रहे हैं गुण का, फिर नेक्स्ट वीडियो में 2-3 पार्ट में ये कंप्लीट होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर बात करें पहले गुण की, तो भौतिक गुण से शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो आपको पता है जो संक्रमण तत्व, चाहे प्रथम संक्रमण तत्व की बात करें, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, 3D श्रेणी, इन डी ब्लॉक में सारे के सारे क्या है, धातु हैं। सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अगर प्रथम संक्रमण तत्व कहें या सारे संक्रमण तत्व, सभी डी ब्लॉक के सभी तत्व वो क्या है, धातु है। तो धातु के जो भी गुण होंगे वो प्रथम संक्रमण श्रेणी के भौतिक गुण होंगे। जैसे धातु के जो भी गुण हैं, जैसे कि धातु जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं वो कठोर होंगे, धातु की तरह, धातु है तो कठोर होंगे, तन्य होंगे, डक्टाइल, ठीक है, और आघातवर्धनीय होते हैं, ठीक है। और ये गुण आपको पता है ना, तन्यता मतलब तार बना सकते हैं, कठोर मतलब बहुत ज्यादा कठोर होंगे, हार्ड होंगे, आघातवर्धनीय मतलब उसको पीट पीट के चादर जैसी बना सकते हैं, ठीक है। और ये गुण हुए। इसके अलावा आपको पता है अगर वो धातु है तो वो चमकदार भी होगी, चमकदार के अलावा सोनरस होगी, मतलब धातुओं को जब हम टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ध्वनि उत्पन्न करने का गुण सोनोरस कहलाता है, ठीक है, सोनोरस गुण। तो धातुओं की जो भी गुण होते हैं वो सारे गुण इनके पाए जाएंगे, तो वही मैंने लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। फिर ये संक्रमण तत्वों में सहसंयोजक व धात्विक बंध पाए जाते हैं। जनरली आपको पता है कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, 3D श्रेणी, उसमें सभी धातु हैं, तो धातु है तो धात्विक बंध तो पाया जाएगा। इसके अलावा वो सहसंयोजक बंध भी बनाते हैं, ठीक है। तो सहसंयोजक बंध कब बनता है, तो जब डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, जैसे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, जब वो अपूर्ण भरा होगा, आधा भरा होगा, ठीक है, अपूर्ण मतलब पूरा पूरा ना भरा हो, उस समय ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और जब डी पूरा का पूरा भर जाते हैं, D10 हो जाते हैं, तो उस समय ये क्या होते हैं, धात्विक बंध बनाते हैं। आसान है पहचानना। देखिए, तो सामान्यतः संक्रमण तत्व 3 प्रकार की संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये टॉपिक सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में पढ़ाऊंगी, कोशिश करूंगी कि इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में सॉलिड स्टेट ही कराऊं या फिर उपसंयोजक यौगिक, जो भी रहेगा आप जो कहेंगे, ठीक है। तो संक्रमण तत्व 3 प्रकार की संरचनाएं, जितनी भी धातुएं हैं वो, एक तो FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एक होता है HCP हेक्सागोनल, ठीक है, क्यूबिक पैकिंग, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये 3 प्रकार की संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं। इनकी चित्र देख लीजिए, चित्र में तीनों की शो कर दे रही हूं, और इसको हम पढ़ाएंगे। ये क्या है, FCC, HCP और BCC, ये हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पे प्रथम संक्रमण श्रेणी के सारे गुण बेस्ड होते हैं। मतलब अगर इस टॉपिक को आप समझ गए, परमाणु त्रिज्या को, तो आप प्रथम संक्रमण श्रेणी के सारे गुण खुद ही कोरिलेट कर लेंगे। सारे गुण S हो, P ब्लॉक हो, D हो, F हो, वो परमाणु त्रिज्या पर आधारित होते हैं। तो आप इसको बिल्कुल स्किप ना करें, इसी के बिहाफ पे हम और बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगी, इसको पहले समझिए। परमाणु त्रिज्या आपको पता है कि नाभिक है, नाभिक से अंतिम कोश के जो अंतिम कोश होता है, वैलेंसी कोश, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अंतिम कोश, सबसे बाहर वाला जो कोश होता है, तो नाभिक से सबसे बाहर वाला कोश होता है, उसके बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस। किसी परमाणु की बात हो रही, तो संक्रमण तत्वों की जो त्रिज्याएं होती हैं वो S ब्लॉक और P ब्लॉक। आपको पता है S और P ब्लॉक, S ब्लॉक है लेफ्ट में और P ब्लॉक है एकदम राइट में, तो उन दोनों के बीच में रखे हैं D ब्लॉक। तो बिल्कुल उन्हीं की तरह क्या होगा, S ब्लॉक और P ब्लॉक की जो भी त्रिज्याएं होंगी उनके बीच की त्रिज्या होंगी D ब्लॉक की, ठीक है, मिडिल की होंगी। मतलब S ब्लॉक की अगर बड़ी है त्रिज्या और P ब्लॉक की बहुत छोटी है, तो D ब्लॉक की एवरेज होगी। पहले S ब्लॉक की होगी बड़ी,
फिर डी ब्लॉक की थोड़ी छोटी और पी ब्लॉक की बहुत ही छोटी। तो मतलब डी ब्लॉक की क्या होंगी त्रिज्याएं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बिल्कुल मतलब लगभग मध्य की होंगी। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक में तत्वों की त्रिज्याएं हैं, जैसे हम एस और पी ब्लॉक में पढ़ते थे कि लगातार लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या छोटी होती रहती है, लगातार था वो क्रम। लेकिन डी ब्लॉक में जो तत्वों की त्रिज्या में चेंज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, वो लगातार नहीं होता क्रमिक, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा कभी स्थिर हो जाएगा, इस टाइप से होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये परिवर्तन क्रमिक क्यों नहीं होता है, ये अनियमित क्यों होता है, बढ़ रहा है घट रहा है स्थिर हो रहा है? इसका कारण, इसके लिए दो प्रभाव प्रभावी होते हैं। पहले इसको समझिए, तब फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं। पहला कारक है, वैसे ये मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, इसीलिए टॉपिक को केवल आज मैं यही पढ़ा रही हूं ताकि इसको आप अच्छे से समझे। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे कि आया या नहीं। ठीक है, तो दो प्रभाव इसके लिए उत्तरदायी है। मतलब क्यों परमाणु त्रिज्या कभी बढ़ रही है, स्थिर हो रही है, घट रही है, ऐसा कुछ क्यों हो रहा है? तो इसके दो कारण होते हैं, दो इफेक्ट, दो कारकों के कारण। पहला कारक है नाभिकीय आवेश, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस चार्ज, या फिर इसे कह सकते हैं आप प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। ठीक है, तो नाभिक क्या होता है, नाभिक के, आपको ये नाभिक दिख रहा है, बीच में पॉजिटिव चार्ज है नाभिक, इसके चारों ओर आपको दिखाई दे रहा है कक्षाएं गोल गोल। इन कक्षाओं में, इन ऑर्बिट्स में, इन ठीक है कक्षकों में, ऑर्बिट्स में, कोशों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाभिक अपने चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, नाभिक पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं माइनस चार्ज, नाभिक है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ऋणावेशित, निगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव का काम, इस नाभिक का काम होता है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को आकर्षित करना। ठीक है, ऐसे करके अपनी ओर को, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे उसको अपनी ओर को आकर्षित करना कि ये भाग न जाए इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक इनको कंट्रोल कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज वाला जो बीच में बैठा है ये इन इलेक्ट्रॉनों को इन कोषों से भागने नहीं दे रहा, अपने कंट्रोल में रख रहा, अपनी ओर को आकर्षित कर रहा है। तो क्या होता है, जैसे जैसे नाभिक क्या करके इन सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को ऐसे करके आकर्षित करेगा तो आकार धीरे धीरे, इतना बड़ा आकार, इलेक्ट्रॉन दूर दूर, नाभिक ने अपनी ओर को खींचा बीच की ओर को, तो आकार धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटने लगता है। तो नाभिकीय आकर्षण, जो नाभिक आकर्षण लगा रहे, नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण लगा रहे हैं इसी को कहते हैं नाभिकीय आवेश। ठीक है, देखिएगा ये चित्र में इसका आकार दिख रहा है, 4 कोश है, 3 कोश है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 3 है। ठीक है, कक्षाओं की संख्या 3 है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो भी है। अब नाभिक क्या करे, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को खींच रहा है, तो ऐसे करके आकार धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो नाभिकीय आवेश के कारण नाभिक जब इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण लगाएगा, अपनी ओर को खींचेगा, तो आकार छोटा हो जाएगा। तो बस इतना समझना, नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण आकार कम होता जाता है। बस ये सोचो कि अगर ये इफेक्ट काम करेगा, नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश काम करेगा, तो क्या होगा, आकार में कमी। क्यों? क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी और खींचेगा तो आकार छोटा हो जाएगा। वही सब चीजें लिखी हैं। होता क्या है बच्चों, जो जैसे जैसे किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है, जैसे परमाणु क्रमांक 21 था, फिर 22 हुआ, 23 हुआ, ठीक है, 21, 22, 23, हम स्कैंडियम से लेके जिंक 3D श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें तो 21, 22, 23 बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो जो नाभिक है न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन, आपको पता है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, प्रोटॉन होते हैं धनावेश वाले। धनावेश वाले कहां बढ़ते हैं, नाभिक के अंदर। नाभिक होता है धनावेशित। वो धनावेशित कैसे होता है, इन प्रोटॉन के कारण। आपको पता है कि किसी भी परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के बीचों बीच में पाए जाते हैं, नाभिक के साथ, ठीक है, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर से घूमते रहते हैं, और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। तो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे होता है धनावेश। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो धनावेश बढ़ेगा। तो नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो नाभिक का पॉजिटिव चार्ज, धनावेश बढ़ेगा। और आपको पता है जितना ज्यादा धनावेश, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, नाभिक क्या है, पॉजिटिव है, उसका काम है इलेक्ट्रॉनों की खींचना। तो जितना ज्यादा नाभिक के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट में। तो जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेंगे, धनावेश बढ़ेगा, और धनावेश बढ़ेगा तो नाभिक की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, नाभिकीय आवेश। तो नाभिक का आवेश भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ेगी। ठीक है, जैसे स्कैंडियम है जनरली, इसका नाभिकीय आवेश देख लो,
मैं प्रभावी नाभिकीय आवेश अभी नहीं कह रही, मैंने खाली बोला नाभिकीय आवेश। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होते हैं। वही जो प्रोटॉनों की संख्या है वही नाभिकीय आवेश Nc न्यूक्लियस चार्ज होते हैं 20। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22, तो इसके अंदर नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? +22 22। तो न्यूक्लियस चार्ज भी कितना हो जाएगा? नाभिकीय आवेश भी 22। बस इतना कॉन्सेप्ट समझिए, इस पूरे पर यही बेस था कि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नाभिक के नजदीक आएंगे आकार कमी होती जाएगी, आकार घटता जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट समझिए। अब आया है दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? दूसरा जो जिसके कारण जो परमाणु त्रिज्या अनियमित होती है, ठीक है, कभी बढ़ती कभी घटती है, उस डी ब्लॉक का, वो उसका कारण दूसरा है परिरक्षण प्रभाव या आवरणीय प्रभाव भी कहते हैं, इंग्लिश में स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। इसमें होता क्या है देखिए, क्या होता है आपको पता है, नाभिक न्यूक्लियस और जो अंतिम कोश होता है, अंतिम कोश मतलब संयोजी कोश, वैलेंसी शेल भी कहते हैं, अंतिम कोश, उसके बीच में क्या होते हैं, बहुत से कोष मिलेंगे आपको, ठीक है। नाभिक और जो अंतिम कोश है, सबसे बाहर वाला है, उसके बीच में बहुत से कोष हैं, और उस कोष में पाए जाते हैं क्या, जो वो कोष हैं वो कहीं ना कहीं पर्दे का काम करते हैं, स्क्रीन का काम करते हैं। मतलब नाभिक जो है वो बीचों बीच में बैठा है, और सबसे बाहर वाला कोष है, वहां कुछ इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, उसके बीच में ढेर सारे कोष हैं, वो पर्दे का काम करते हैं। वो नाभिक को अंतिम कोष वाले को देखने नहीं देंगे, क्योंकि वो पर्दे लगे हैं बीच में। तो उस पर्दे में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनों पर होता है ऋणावेश। जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक और अंतिम कोष के बीच वाले कोषों में अगर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। अब प्रतिकर्षण होगा मतलब, प्रतिकर्षण मतलब इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं कि मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर हो जाऊं, तो कोष जो है एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। तो जैसे जैसे दूर जाने लगेंगे तो नाभिक उन इलेक्ट्रॉनों को पकड़ नहीं पाएगा, एक प्रकार से ही सोचो। तो इसके कारण जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं, तो नाभिक का जो अंतिम कोष है, सबसे बाहर वाला कोष है, संयोजी कोष जिसे कहते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनों को पर वो अपना आकर्षण नहीं दिखा पाता, उस पर उसको अपनी ओर को आकर्षित नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है, नाभिक का सबसे बाहर वाले कोषों पर जो आकर्षण होता है वो कम हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो मतलब नाभिक और सबसे बाहर वाले कोष के बीच जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो प्रतिकर्षण करते हैं, और इस प्रतिकर्षण के कारण उत्पन्न होता है परिरक्षण या आवरण प्रभाव। प्रतिकर्षण प्रभाव सबसे ज्यादा एस कोष का होता है, क्योंकि एस कोष नाभिक के बहुत नजदीक है, पी का थोड़ा कम, डी का और कम, और एफ का सबसे कम। अब यहां पर एक बार चीज देख लीजिए, ये है नाभिक, ये है इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष सबसे बाहर वाला। अब इस नाभिक और संयोजी कोष के बीच में दो कोष और हैं, तो ये दो कोष जो आपको बीच में दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पर्दे का काम कर रहे हैं, नाभिक को, इन सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को आकर्षित नहीं करने दे रही। देखो, नाभिक इस कोष के इलेक्ट्रॉनों को भी आकर्षित करेगा, इस कोष के इलेक्ट्रॉनों को भी आकर्षित करेगा, और सबसे बाहर वाले को भी करेगा, लेकिन अंदर ही इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर जा रहे हैं कि नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को आकर्षित नहीं कर पा रहा। तो नाभिकीय आवेश कम हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि परिरक्षण, ये जो पर्दे हैं वो बढ़ गए। अब ये पर्दों में एक कारण और होता है, ये जो पर्दे में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये जो दो कोष हैं बच्चों, इस कोष के इलेक्ट्रॉन, इसके कोष के इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षण करेंगे, तो प्रतिकर्षण से झगड़ा करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये दो कोष एक दूसरे से दूर होंगे, तो सबसे बाहर वाला कोष और दूर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आकार कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिक और अंतिम कोष के बीच जो अन्य कोष बीच में है, उनके इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होने के कारण एक दूसरे से ये दूर दूर जा रहे हैं, तो आकार धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आकार में वृद्धि हो रही है। तो बस इतना समझना, परिरक्षण प्रभाव, जैसे नाभिकीय आवेश के कारण आकार कम हो रहा था, परिरक्षण प्रभाव, आवरणीय प्रभाव उसका उल्टा है। उसमें आवरणीय प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा, जिसके बीच आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आकार में वृद्धि हो जाएगी। इसमें एक खाली चित्र दिखाया है, देखिएगा, ये नाभिक है, ये अंतिम कोष है, उसके बीच दो कोष और हैं बीच में। तो ये आवरणीय प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव दिखाएंगे। ये क्या करेंगे, नाभिक को लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों को उन पर आकर्षित नहीं करने दी, मतलब नाभिक अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करने देगा, और जो ये बीच के कोष के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बीच वाले आवरण
का काम कर रहे हैं, जो पर्दे का काम कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षण करेंगे तो एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहेंगे, जिसके कारण आकार बढ़ जाएगा। दिख रहा है? तो परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार में वृद्धि होगी। बस ये 2 पॉइंट याद रखो, आवरणीय प्रभाव के कारण, परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार बढ़ेगा और नाभिकीय आवेश के कारण आकार घटेगा। तो मैंने आपको ये तो समझा दिया कि 2 प्रभाव उत्तरदायी हैं, ठीक है, 2 प्रभाव इफेक्ट, ठीक है, नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दूसरा मैंने आपको बताया क्या, आवरणीय प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो कैसे काम करेगा, कहां से कहां तक बढ़ेगी, कब घटेगी, कब स्थिर होगी। तो 2 प्रभाव आपको ध्यान रखने हैं, एक प्रभावी नाभिकीय आवेश, एक परिरक्षण प्रभाव। तो शुरुआत में होता क्या है बच्चों, स्कैंडियम से जब हम मैग्नीज तक जाते हैं, यहां मैं आपको ज्यादा अच्छे से दिखाती हूँ। जब हम स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हैं तो त्रिज्याएं, परमाणु त्रिज्या लगातार घटती जा रही है। एक बार देख लीजिए, यहां 144, 1.44, 1.32, 1.22, 1.18, 1.17 घट रही है लगातार। चित्र में भी दिख रहा है। नंबर ऑफ शेल 4 कोष है, 4 कोष सभी में दिख रहे हैं, लेकिन इसका आकार बड़ा है। टाइटेनियम का थोड़ा छोटा, वेनेडियम का और छोटा, क्रोमियम का और छोटा, और इन सभी में सबसे छोटा मैग्नीज का। मतलब प्रारंभ में, शुरू में क्या होता है, स्कैंडियम से मैग्नीज 5 तत्वों तक जाने पर परमाणु क्या होता है, आकार, परमाणु त्रिज्या, आकार छोटा होता रहता है और परमाणु त्रिज्या भी छोटी होती है। इसका कारण क्या है, देखिए, एक तो सिंपल जो मैं अभी बता रही थी आपको पता है, बाएं से दाएं जब हम जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, स्कैंडियम 21 से मैग्नीज 25 तक, तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ रहे हैं, 21, 22, 23, 24, 25। तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आपको पता है परमाणु क्रमांक बढ़ने से प्रोटॉन बढ़ते हैं। प्रोटॉन कहां बढ़ते हैं, नाभिक के अंदर। तो नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, नाभिक का धन आवेश बढ़ेगा, तो हम कहेंगे नाभिक का क्या बढ़ रहा है, आवेश बढ़ रहा है। नाभिक का आवेश को बढ़ रहा है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ये जेड इफेक्टिव कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश को। नाभिकीय आवेश से एक एडवांस है प्रभावी नाभिकीय आवेश, वो कभी मैं अलग से बता दूंगी, बस आप समझ लीजिए, लगभग ऐसा ही है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। और नाभिक का आवेश बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर बढ़ रही है, तो इसकी नाभिकीय आवेश कम है, इसका नाभिकीय आवेश और ज्यादा, इसका नाभिकीय आवेश और बढ़ जाएगा, इसका अधिकतम, और इसका सबसे ज्यादा। तो जैसे जैसे नाभिकीय आवेश यहाँ कम था तो कम खींचा, आकार बढ़ा है। यहाँ पर नाभिकीय आवेश थोड़ा बढ़ा तो आकार और छोटा हो गया। इसमें नाभिकीय आवेश और बढ़ा तो नाभिक ने और खींचा, इलेक्ट्रॉन और नजदीक आ गया, आकार और छोटा हो गया। तो ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं यहां से यहां, तो परमाणु क्रमांक में धन 1 की वृद्धि हो रही है, +21, +22, +23, +24, +25। तो जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, आकार क्या होगा, नाभिक की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति बढ़ेगी, तो आकार धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, मतलब परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे कम होगी। एक तो रीजन ये है। तो मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि यहां पर क्या होता है, 2 प्रभाव है बच्चों। एक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे जेड इफेक्टिव से शो करते हैं, और दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव, जिसे इंग्लिश में स्क्रीनिंग इफेक्ट ऐसे ही कहेंगे, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। तो यहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। अभी मैं बताऊंगी, स्क्रीन जो है, जो अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनका प्रभाव बहुत कम होता है। नाभिक का आवेश ज्यादा होता है, तो नाभिक का आवेश ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन, आपको पता है नाभिक की आवेश ज्यादा होने से आकार कम होगा, तो कम होता है। उसका दूसरा कारण एक और है, ये भी बता दूं, इसमें डी की स्थिति देखो, डी में 1 इलेक्ट्रॉन, डी में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 3 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम से लेके जब मैग्नीज तक हम जाते हैं तो डी के सभी ऑर्बिटल्स में देखिए, हर डिब्बे में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अकेला है, हर डिब्बे में 1-1 इलेक्ट्रॉन अकेला है, कहीं पर भी जोड़ा नहीं बना है, तब तक वो अकेला मस्त रहेगा, फ्रीली रहेगा, ठीक है। प्रतिकर्षण अभी होना शुरू नहीं होगा, ठीक है। जब डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, झगड़ा तब शुरू होता है, बस इतना समझिए। तो हर डिब्बे में 1-1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, डी के सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, तो इसलिए स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक जाने पर डी में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन अकेले हैं। इस वजह से इनके बीच कोई प्रतिकर्षण नहीं होता है, और प्रतिकर्षण मतलब स्क्रीनिंग प्रभाव बहुत कम होगा इनका, ठीक है। तो स्क्रीनिंग कम होगी तो नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, एक कम है तो दूसरा ज्यादा होगा। तो ये अब मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आरंभ में स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, ठीक है, और वृद्धि के साथ नाभिकीय आवेश जो है, न्यूक्लियस चार्ज, ये बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें N-1 डी में
कोश में इलेक्ट्रॉन, तो मैंने पहले ही कहा था कि इन सभी में अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अभी इनके बीच कोई प्रतिकर्षण नहीं है, तो इनका परिरक्षण प्रभाव बहुत कम है। ठीक है, तो परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, अतः परिरक्षण प्रभाव कम है तो नाभिकीय आवेश तो ज्यादा है ना, तो नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर प्रबलता से आकर्षित करेगा, जिसके कारण स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने पर आकार धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट आया है Fe से निकिल तक, फेकोनी जो 3 है, Fe, आयरन, कोबाल्ट और निकिल तक। तो आयरन से निकिल तक, आयरन, कोबाल्ट और निकिल में क्या होता है, इसमें कुछ और है, तो इसमें क्या होता है पहले देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है Fe। अब मैग्नीज के बाद की अगर बात करें तो मैग्नीज के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 3d6, 3d7, 3d8। ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने पहले ही बताया। तो अब क्या होगा, मैग्नीज के बाद Fe से शुरू होता है 3d में 6, तो अभी तक इलेक्ट्रॉन 5 ही थे, अब Fe में एक इलेक्ट्रॉन और बन जाता है। अब ये जोड़ा बनाने लग गए बच्चों, देखो इसमें 2 आ गए, 2 जोड़े बन गए, इसमें 3 जोड़े हो गए। तो जैसे जैसे ये जोड़े बन रहे हैं तो आपको पता है एक डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डिब्बे में है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस चार्ज एक ही डिब्बे के अंदर है, तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, अभी एक ही डिब्बे में आए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अभी 2 ही डिब्बे में आए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अभी 3 ही डिब्बे में है। ठीक है, तो क्या होगा, हर ऑर्बिटल के अंदर अगर इधर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन जहां से आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस माइनस आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है ना, माइनस माइनस आवेश एक ही डिब्बे के अंदर है, तो माइनस माइनस के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण के कारण कौन सा प्रभाव बढ़ता है, आवरण प्रभाव। तो क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, थोड़ी बहुत आवरण प्रभाव भी बढ़ रहा है। देखो अगर लेफ्ट टू राइट जाए, कहीं जाए, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये मान के चलो, थोड़ी बहुत तब भी बढ़ेगा। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, ऐसे जाने पर Fe से Ni की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, तो नाभिकीय आवेश तो बढ़ना ही है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ जाते हैं परमाणु क्रमांक से। अब यहां पर क्या हो रहा है, डी में इलेक्ट्रॉन जोड़े बनाने लग गए, युग्मित होने लग गए, लेकिन बहुत जोड़े नहीं बने, थोड़े बने, यहाँ 1 बना, यहाँ 2 बना, यहाँ 3 ही बने हैं, अभी तक पूरे नहीं बने हैं, सारे नहीं बने। तो थोड़ी बहुत परिरक्षण प्रभाव इसमें और बड़ा, इसमें और बड़ा, परिरक्षण प्रभाव में भी धीरे धीरे वृद्धि हो रही। और अब क्या होगा, होता क्या है, जितनी पावर से नाभिकीय आवेश बढ़ा है उतनी पावर से परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। मतलब जितने ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हो रहे हैं, इसके कारण जो परिरक्षण प्रभाव आया, और ये नाभिक में जो परमाणु क्रमांक बढ़ने से जो नाभिक का आवेश, धन आवेश बढ़ा, तो नाभिक का धनावेश और जो ये इलेक्ट्रॉनों के कारण, प्रतिकर्षण के कारण जो परिरक्षण प्रभाव पड़ा, उन दोनों का मान बराबर हो जाता है। मतलब जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब आवरणीय प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव, इन दोनों के मान बराबर हो जाते हैं। तो जब दोनों के मान इसके लिए प्रभावी हो जाते हैं, दोनों के लिए बराबर हो जाते हैं, तो आपको पता है नाभिकीय आवेश के कारण आकार बढ़ता है और परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार घटता है। अब तो क्या हो रहा है, जितनी पावर से आकार छोटा हो रहा है उतनी आकार से फिर बढ़ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब इसका मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव का मान बराबर हो जाए तो परमाणु त्रिज्या स्थिर हो जाती है। इसलिए Fe, कोबाल्ट और निकिल की परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर होती है। अब ये मत कहिएगा कि आप लोग ये बिल्कुल ये तो घट रहा है, ये लगभग ना एग्जैक्ट आप इसको दिखा सकते हैं 1.17, 1.17, 1.17 आप दिखा सकते हैं। ठीक है, लगभग बराबर होते हैं। एक्चुअल में ये एंगस्ट्रॉम में है, सॉरी मैंने लिखा नहीं है, एंगस्ट्रॉम में है ये यूनिट्स, ये लिख दीजिएगा, ये एंगस्ट्रॉम में है, लेकिन जो पिकोमीटर में लिखी थी उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई हुई, तो आप 1.17, 1.17, 1.17 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू दिखाई है, तो इसको कांस्टेंट माना जाता है, इसको स्थिर माना जाता है कि ज्यादा चेंज नहीं है। ये तो आपको इसमें दिख रहा है ना, जब उसका वास्तव में जो चित्र होगा उसमें बिल्कुल चेंज नहीं दिखेगा। तो इन तीनों के आकार जो है लगभग बराबर है, स्थिर हो जाता है Fe से लेके निकिल तक। तो ये मैंने लिख दिया है, पढ़ लीजिए। मध्य में Fe से Ni तक जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, उसके साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इसके अतिरिक्त N-1d कोश में बीच, N-1d मतलब सबसे लास्ट से अंदर वाला, ठीक है, उस कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वृद्धि के कारण प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण के कारण परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि होती है। तो होता क्या है,
दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों विपरीत, नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे के विपरीत प्रभाव होते हैं। तो दोनों में वृद्धि हो रही है, तो एक आकार को बढ़ाएगा, एक घटाएगा, तो कहेंगे कि एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो Fe से निकल तक जाने पर नाभिकीय आवेश तथा परिरक्षण प्रभाव का मान बराबर हो जाता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या एक समान होती है। अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं कॉपर से जिंक तक। कॉपर और जिंक की बात करें तो इसमें क्या चेंज होता है, तो आपको करना क्या है, इसमें कॉपर और जिंक की बात करें तो कॉपर का पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर दिया 3d10 4s1, इसमें 4s1 भी ड्रॉ कर रहे हैं। और जिंक की बात करें तो 3d10 4s2। तो एक चीज देखिए, इसमें d कंप्लीटली भरा हुआ है, देख लीजिए डी में के सभी ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर प्रतिकर्षण अधिकतम हो जाएगा और यहां पर भी प्रतिकर्षण अधिकतम हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा कहां पर होगा, तो यहां पर ये तो है ही। इसके अलावा बच्चों देखो 4s में यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन था और यहाँ डबल इलेक्ट्रॉन आ गई, तो s के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इसका परिरक्षण प्रभाव और इसका परिरक्षण प्रभाव में इसका परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है लास्ट में कॉपर और जिंक में, तो जो डी का कोष है, कोष वो पूरा का पूरा बढ़ जाता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो डी के सभी डिब्बे में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो एक कोष में एक डिब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक डिब्बे के अंदर 2 और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा। तो सारे डिब्बे के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर 4s में अकेला ही है और यहाँ पर फिर से जोड़े में युग्मित आ गई, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण और ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर भी परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ने से नाभिकीय आवेश तो बढ़ेगा ही, लेकिन यहाँ पर जो डी के कक्षक हैं वो पूरे पूरे भर चुके हैं, तो यहां पर परिरक्षण प्रभाव ज्यादा प्रभाव दिखाने लग गया। नाभिकीय आवेश की तुलना में परिरक्षण प्रभाव ज्यादा यहाँ पर प्रबल हो गया, ताकतवर हो गया। अब वो अपना प्रभाव दिखाएगा। जैसे शुरू में प्रभावी नाभिकीय आवेश जो था, नाभिकीय आवेश उसने अपना प्रभाव दिखाया था, मिड में दोनों बराबर हो गए थे, और लास्ट में कौन प्रभाव दिखा रहे हैं, परिरक्षण प्रभाव। तो आप कहोगे परमाणु लेफ्ट टू राइट यहाँ पर जाने पर, कॉपर से जिंक की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। ठीक है, n-1d कोश ये होता है ना, सबसे बाहर कोश ये है 4s, ये होता है 3d। ठीक है, तो n-1d इसको कहते हैं। ठीक है, 3d कोश। तो इस कोश में क्या हो रहा है, ये कोश पूरा का पूरा भर चुका है, डी में पूरे जितने अधिकतम आते हैं ये कोश पूरा भर चुका है। तो इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, एक प्रकार से सोचो बिल्कुल जगह नहीं है, मतलब पूरे ये इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है डी कोश। तो ये नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल ही नहीं देख पाएगा, मतलब ये सोचो ये पर्दा बहुत ही गहरा लगा हुआ है, इसमें सारे लोग नजदीक नजदीक बैठे हैं, तो नाभिक क्या कर रहा है, सबसे बाहर वाले कोश को नहीं देख पाएगा, केवल यहीं तक देख पा रहा है। तो नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा, नाभिक के आवेश बहुत कम हो जाते हैं। तो इस परिरक्षण प्रभाव के कारण, डी पूरा भरा होने के कारण परिरक्षण प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया, और परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, आकार बढ़ जाते हैं। तो कॉपर से जिंक की ओर जाने पर आकार बढ़ेगा, और वैसे भी जिंक का आकार एकदम से कॉपर की तुलना में एकदम से बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें 3d के साथ साथ 4s में भी जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन है, यहां भी प्रतिकर्षण होने लगता है, तो इसका आकार सबसे ज्यादा होगा जिंक का। देखिए कॉपर का 1.180 है, लेकिन जिंक का सीधे सीधे कितना हो गया, 1.25, एकदम से बढ़ गया। तो जिंक का आकार सबसे बड़ा होगा स्कैंडियम वाली श्रेणी में। स्कैंडियम वाली श्रेणी में तो नहीं कह सकते, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, घट रहा था फिर स्थिर था। अब इन दोनों की अगर बात करें तो जिंक का कॉपर की तुलना में एकदम से बढ़ गया। ठीक है, आकार वैसे तो स्कैंडियम का था आकार बड़ा 1.44 था, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, और जिंक की कुछ प्रॉपर्टी अलग हो जाएंगी, तो गलनांक क्वथनांक में आप चेंज देखो उसका कारण यही है, इसका 4s भी पूरा भरा रहता है। ठीक है, यहाँ भी प्रतिकर्षण होता है, तो इसको ध्यान रखें। एक बार देख लीजिए, श्रेणी के अंत में कॉपर से जिंक तक परमाणु क्रमांक में वृद्धि से इलेक्ट्रॉन n-d उपकोष को पूर्ण रूप से भर दिए जाते हैं। ठीक है, n-1 मतलब 3d कोष पूरा भर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बढ़ेगा और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ जाएगा, और परिरक्षण प्रभाव के कारण परमाणु त्रिज्या आकार वृद्धि हो जाती है।
तो अब है आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस। देखिए आयनिक त्रिज्या भी परमाणु त्रिज्या ही जैसे है, बस वही क्रम चलेगा, ठीक है। परमाणु त्रिज्या के समान आयनिक त्रिज्या में भी वही होगा। आयनिक त्रिज्या बस ये होगा जो हम धातु ले रहे हैं वो आयनों के रूप में पाए जाते हैं, तो वही कंडीशन है। स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक सभी की +2 ऑक्सीकरण संख्या दिखाई है। कोई +3 भी शो करता है, +4 भी होगा, लेकिन मैं केवल +2 की दिखा रही हूं, एक सा क्रम। तो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है, जिसके कारण आकार आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे कम होती है मैग्नीज तक। फिर Fe, CO और Ni की यहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव लगभग स्थिर होता है, तो यहां पर क्या होगा, बराबर होता है, जिसके कारण त्रिज्या स्थिर होगी। और कॉपर और जिंक की बात करें तो अंत में स्क्रीनिंग इफेक्ट, यही वाला प्रभावी परिरक्षण प्रभाव एकदम से बहुत बढ़ जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश की तुलना में, तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के कारण कॉपर और जिंक में आकार में वृद्धि हो जाती है और जिंक का आकार बड़ा होता है, ठीक है। वीडियो बहुत दिनों बाद आई क्योंकि एक्चुअल में ना इस टॉपिक को पढ़ाना इतना आसान नहीं है, कुछ रीजन भी रहे, वैसे भी नहीं, बट इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छा पढ़ाना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है इस टॉपिक में बच्चों को बहुत डाउट होता है कि ये कैसे, क्यों रुक रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों। तो मैं इस डाउट को दूर करना चाह रही थी, इसलिए वीडियो लेंथी भी होगी, लेकिन जिस बच्चे ने पूरा बिना स्किप करे ये वीडियो देखी होगी, डेफिनेटली मैं कह रही हूँ उसको अब सारे फीचर्स जो हम नेक्स्ट कल वीडियो आएगी वो सारे फीचर्स खुद ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो बहुत कम है और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बहुत कम लोग ही समझा पाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।